हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था चिट्ठियों की दुनिया, अनूठी दुनिया के बारे में, जहां हमने उसके प्राचीन नए समय के बारे में जाना और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, उसके भाव क्या होते थे। इसके ज़रिए यह भी जाना था कि अलग अलग भाषाओं में पत्रों को किस नाम से जाना गया है। आगे हमने भी देखा था कि किस तरह उसकी एक अहमियत के रूप में विश्व डाक संघ ने उस पर एक प्रतियोगिता आयोजित कराई थी। फिर विश्व डाक संघ किस तरीके से उसे आगे पहुंचाता है। फिर हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो उसे अछूता रहता है। आगे धीरे धीरे यही प्रयास रहा था कि हम सब जो है चिट्ठियों के पत्रों के बारे में, उसके लेखन कला के बारे में लिखना पढ़ना सीख चुके थे। ये भी देखा था किस तरह के पत्र जो होते थे हमारे भावों को, हमारी यादों को सहज कर रखते थे। इसके साथ हमने ये भी जाना था कि जिस तरह के आधुनिक साधन हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो फ़ोन, मीडिया जो भी है, तो उसके ज़रिए देखा था कि वो इतने आत्मीयता से भरे नहीं होते जितने की चिट्ठियाँ संदेश होते थे। आगे वीडियो में जारी करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था कि जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएँ तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार नहीं किया हो। सही है, पत्रों का सवाल में हम यही बात कर रहे थे आगे कि जहाँ तक हम देखें कि हमने ये बात करी थी कि पुराने जो समय था, यानी कुछ समय पहले की जहाँ बात करते हैं, जिस समय हमारे पास फ़ोन वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो उस समय लोग अपनी बातचीत को दूसरों तक भेजने के लिए कि क्या ज़रिया लेते थे, वो पत्रों का ही माध्यम लिया करते थे। अगर उसे लिखना नहीं भी आता था तो किसी और दूसरे से लिखवा लिया जाता था और अपने पत्रों को भेजता था। जिसका पत्र आता था, पढ़ना नहीं आता था, जैसे डाकिया आता था या कोई और जो पढ़ा लिखा होता था, उसे उस पत्र को पढ़वा लिया जाता था। हमारे सैनिक तो पत्रों को जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी मिसाल ही नहीं है। आपको ध्यान हो शायद, हमारी एक युद्ध पे एक पिक्चर बनी है बॉर्डर, उसमें आपने देखा था कि संदेशे आते हैं, गाना जो फिल्माया गया था, उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से हमारे जो जवान होते थे वो पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। क्योंकि एक चीज़ देखी गई थी कि जो सैनिक होते थे वो कई महीनों तक या साल 2 साल तक वो बॉर्डर पे या ऐसे बाहर की जगह रहते थे, जो अपने परिवारजनों से दूर रहते थे। उस समय ऐसा साधन नहीं था कि वो अपने परिवारजनों से, मित्रजनों से आसानी से बात कर सके, तो उनके लिए ज़रिया होता था वो पत्र। तो जैसे उनके पास पत्र पहुंचता था, बड़ी उत्सुकता से उसे पढ़ते थे और भाव विभोर होते थे, अपने घर के सुख दुख के बारे में बात करते थे और अपनी बातों को भी वो पत्रों के ज़रिए ही घर तक पहुंचाया करते थे। एक चीज़ में होता था, कभी भी सैनिक अपनी परेशानी, संकट की स्थिति कभी भी घर वालों को नहीं बताता, क्योंकि उस समय ये होता था कि कई महीनों से, महीने 2 महीने में हमारे जो पत्र आते या जाते थे, उस समय ऐसी बातें किसी दूसरे का दिल दुखा सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं है, तो इसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब बात नहीं। जैसा कि हमने देखा था कि आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी का आधुनिक संसाधन है जिसमें हम बहुत तीव्र गति से अपने संदेश को भेज सकते थे। लेकिन पहले के समय में जहाँ बात करते थे, जैसे कि हमने भी तार की बात हुई थी कि तार एक ऐसा माध्यम था कि उससे तुरंत संदेशों को भेजा जाता था, लेकिन वो भी किसी अवधि के लिए, किसी एक महत्वपूर्ण संदेश के लिए होता था। लेकिन पत्रों की जहाँ बात करते उसको पहुँचने में कई समय लगता था। तो यानी आपने जो आज बात कही है वो शायद 10 दिन 15 दिन के बाद पहुँचता था, जब तक तो वो कार्यक्रम जो होता था वो ख़त्म समाप्त सा हो जाता था। परिवहन साधनों के विकास ने बहुत दूरी घटा दी। इसके साथ ये भी देखा था कि जैसे जैसे हमारे परिवहन के साधन बने हैं, गाड़ियाँ, मोटर होने लगे थे, तो हमारी जो भी चिट्ठियाँ होती थी उसको वाहनों के द्वारा दूसरी जगह पहुँचाया जाता था। तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा था कि इसमें दूरियाँ जो थी, दिनों का इंतजार था, वो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा था। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन हो चुके हैं लोगों तक संचार, यानी जो हम बात पहुँचाना चाहते हैं वो संचार के माध्यम से आती है। तो हमारी जो बात होती थी, हमारे विचार होते थे, हमारे जो भाव होते थे, हम दूसरा पहुंचाने के लिए केवल एक ही माध्यम लेते थे, चिट्ठी। क्योंकि एक समय ये भी देखे जब हमारे पास साधन नहीं थे तो हम न तो किसी के पास आ जा सकते थे, आने जाने के लिए भी हमें बहुत सी चीज़ों को सोचना पड़ता था, क्योंकि अधिकतर जो हमारा ग्रामीण जनजीवन था वो खेती पर निर्भर होता था। तो खेती यानी किसान जो होते थे वो कई समय तक अपनी खेती से ही जुड़े रहते थे। खेती करने के बाद आप देखते हैं उसको कभी भी आप उसको 1-2 दिन छोड़ने, आपको अगर खेती करी तो जो कृषि है वो अच्छे से जानते हैं कि आपकी ज़मीन, जिस खेत पे आपने अनाज बोया उसको आप ज़्यादा समय तक के लिए रोक नहीं सकते। तो इसके बाद हमने देखा जैसे साधन बढ़े तो उससे आना जाना बहुत आसान हो गया। आप दिन में 1-1, 2-2 दिन में जाकर भी आ सकते थे। तो इस कारण से हमारी चिट्ठियों का थोड़ा आदान प्रदान कम सा होने लगा था। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएँ आप में अनुसंधान का विषय है। क्योंकि उस समय के हम चिट्ठियों को, पत्रों को पढ़ते तो उस समय की भावों के, विचारों के बारे में पता लगता है, उस समय की उस कला के बारे में पता लगता है कि उस समय लोग अपने विचारों को किस तरीके से अगले के सामने प्रस्तुत करते थे। जैसा कि हमने यहाँ देखा है
के बड़े बड़े लेखक हुआ करते थे। वो अपनी बात या अपनी जो भी बात होती थी, विभाग होते थे, अपने मित्रजन होते थे, उन तक पहुंचाते थे। चाहे उद्यमी होता था, व्यापारीगण होते थे, अपनी व्यापार के जितने भी जैसे सामान होते थे, माल मंगवाते थे, तो माल मंगवाने की, माल भेजने की कवि होती थी, अपनी रचनाओं को जो लिखते थे प्रकाशित करवाते थे। प्रकाशक जो होता था वो किस तरह कवियों से या और चीज़ों से, सन्यासी या किसान जो इनकी जो गाथाएँ हैं या किसान की जो जीवन शैली है उनका वर्णन भी हमें पत्रों से मिलता है, क्योंकि इनके पत्र काफ़ी समय से हमारे पास सजो कर रखे गए। इनको पढ़ने में उतना आनंद का अनुभव तो उस समय का भी हमें ज्ञान होता है, क्योंकि जो भी लिखित में हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे आज हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में हम पुराने समय के बारे में जानते हैं, तो ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव हुआ कि हम ये देखें कि उस समय की जो भी चीज़ें उस समय चलायमान थी वो आज हम लिखित रूप में हमारे पास मौजूद है, तो हम उसे आसानी से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। उस समय की दिनचर्या के बारे में, राजकाज के बारे में, उस समय के सामाजिक जीवन को हम अच्छे से परिचित कर पाते हैं। और वही देखिए आज हमारी संस्कृति का भी थोड़ा हिस्सा रहा है कि उन संस्कृति को आज भी हम क्या उसी रूप से आज अपनाए जा रहे हैं। नहीं तो ये होता है कि अगर लोग लिखे हमारे पास लिखित में नहीं मौजूद होते तो हम शायद उन संस्कृति को, उन सभ्यताओं को आज भी जीवित नहीं रख पाते। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते हैं, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। आपका एक रोचक विषय का पाठ का नाम भी है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो यही थी कि उस समय फ़ोन की सुविधा थी या फ़ोन की हमारे देश में, क्योंकि उस समय नया नया आधुनिक समय में हम प्रवेश करे थे। उस समय टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें थी, आधुनिकता की चीज़ें थी, हमारे पास बहुत कम मौजूद थी। तो उस समय क्या करते थे लोग, अपने पिता पुत्रों से बातें करने के लिए चिट्ठियों का ही प्रयोग करते थे। पत्रों को तो आप सहेज रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। जैसा कि हमने बात करा था कि एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि पिछले कुछ सालों पहले जब हमारे पास कीपैड फ़ोन हुआ करते थे, छोटे से फ़ोन हुआ करते थे, अधिकतर लोगों के पास नोकिया, टाटा का फ़ोन हुआ करता था। तो आप ये, या उससे पहले भी हम बात करें, जब हमारे पास फ़ोन होते थे तो हमारे पास टेलीफोन जो होते थे इसमें वायर होता था, तो उसमें आप देखिए कि वो हमारे, जैसे हम मोहल्ले में बात करें, हमारे आसपास कितने कम होते थे। यानी कि हमारे कोई 10, हमारे पड़ोस में 10 घर है, उसमें से 1-2 के पास हमारे कुछ फ़ोन आते थे तो हमें बुलाते थे। ठीक है, उसके बाद समय बदला, हमारे पास फ़ोन आया, एसएमएस आने लगे। तो एसएमएस भी क्या होता है, उसमें सेव पड़ा रह जाता है, लेकिन फिर भी हमें इतना समय नहीं कि हम उसे देख पाए, पढ़ पाए, और इतना आत्मीयता उससे नहीं मिल पाता जितना कि पत्र से मिल पाता है। कितने ही संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। आपको भी पता है, आपके पास फ़ोन यूज़ करते हैं आप, तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि आपके फ़ोन की भी स्टोरेज क्षमता होती है कि वो इतने तक ही फ़ोन में वो चीज़ों को सहेज कर रख सकता है। अगर वो इतने में मेमोरी फुल हो गई तो आपको भी पता है कि क्या करते हैं कि अब में कुछ पुराने मैसेजेस जो होते हैं उसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन ऐसा पत्रों के साथ नहीं होता था। पत्र आपके साथ, आपके पास खूब आते थे, तो आप उसे खूब सारे सहेज कर भी रख सकते थे। तो यानी इसका मतलब ये है कि हम एसएमएस के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए भी उन संदेशों को अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि एक समय के बाद उनको अपने पास से, फ़ोन से हटाना ही पड़ता है। लेकिन पत्रों को ऐसा नहीं था। पत्रों को हम तमाम सहेज कर, संभाल कर रख भी सकते थे। आगे हम बात करें तमाम महान हस्तियों की, तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र। एक धरोहर से मतलब हो गया कि वह वस्तु, वह व्यक्ति की यादें या उस समय की चीज़ें जो आज हमारे पास मौजूद नहीं है, जो एक पौराणिक में थे, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है या हमारे लिए स्मरणीय चीज़ें हैं, उनको धरोहर के रूप में रखा जाता है। तो उनको पत्र भी हमारे लिए धरोहर माने गए हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। जैसे कि हमारे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा नाम आता है महात्मा गांधी जी का, जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता था। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। आगे हम बात करें संग्रहालय आखिर होता क्या है। संग्रहालय वह चीज़ होती है जहाँ पर पौराणिक महत्व के, ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता है। जैसे बात करें एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि जैसे राजा महाराजाओं का समय था। आज हम देखें कोई राजा महाराजा हमारे सामने नहीं है, लेकिन उस समय उनके हम संग्रहालय के रूप में देखें तो उनके जो बनाए हुए महल, किले हैं, या जो युद्ध में जो हथियार काम में लेते थे, तलवार हो गया, त्रिशूल हो गए, भाले हो गए, तो वो भी आज क्या है, वो संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए। तो इसी के साथ साथ ही उनके जो समय के जो पत्र पत्रिकाएं लिखे जाते थे, तो वो भी, उनका भी एक जो नमूना होता था, उनका संकलन भी किया जाता है, वो संग्रहालयों में भी किया जाता है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। आज हम इतिहास विषय के अंदर जानते क्या है? आज हम यही तो समझते हैं कि जब मानव सभ्यताएं विकसित हुई थी, उस समय लोग किन किन चीज़ों से, वस्तुओं से परिचित थे,
कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। इसके साथ जैसे समय आगे बढ़ता गया था, हमने देखा था कि एक जैसे आदि मानव का विकास होता है, किस तरह से उसने अपनी सभ्यता का विकास किया, चाहे वो कपड़े पहनने से लेकर हो, चाहे खाने पीने से लेकर हो, चाहे लोगों से व्यवहार करने से हो। अलग अलग देश की अलग अलग रीति जो हमें सभ्यताएँ हमें जो मालूम पड़ती है, उसका एक ही जरिया है, वो केवल पत्र यानी लिखित रूप में हमारे पास वो मौजूद है। आज हम पुरानी सभ्यता को इसी रूप में पढ़ पाते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूत लिए हुए था, यानी कि हम आज़ादी के समय या उस समय जब अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया, उस समय हम उस चीज़ से परिचित नहीं थे। लेकिन ये देखा गया जब कुछ अंग्रेज़ अफसर भारत में रहते थे तो अपने जहाँ उनका परिवार होता था, इंग्लैंड में होता था, तो अपने परिवारजनों से बातचीत किया करते थे या भारत की स्थिति का वर्णन किया करते थे। तो आज जब वो पत्र हमें प्राप्त होते हैं, उन पत्रों के ज़रिए हम जानते हैं कि वास्तविकता भारत की या हमारे समाज की वास्तविकता का हमें उसमें पता चलता है। तो यानी ये पत्र जो थे हमारी ज़मीनी मौजूद यानी हमारी वास्तविकता को प्रकट किए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। यानी महात्मा गांधी जी का नाम इतना बड़ा या माने कि ऐसा व्यक्तित्व का नाम था कि जब भी वो नाम लिखा इंडिया के नाम से आता था तो जहाँ भी पहुँचना होता था वहाँ पर सीधे ही पहुँच जाया करता था। यानी उस समय उनकी पत्रों की अहमियता बहुत थी। आज़ादी के आंदोलन में कई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया में से सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुँचे थे। आगे हमने देखा कि महात्मा गांधी जी का नाम किस विषय के अंदर ज़्यादा आता है, यानी किस मामले में उनका नाम ज़्यादा लिया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो उसमें हमारे जितने भी बड़े बड़े जो आंदोलन होते थे उसका नेतृत्व तो केवल एकमात्र गांधी जी के हाथों ही मिलता था। तो इस समय लोग अपनी बातों को गांधी जी तक पहुँचाया करते थे। गांधी जी अपने विचार होते थे, क्योंकि गांधी जी एक जगह पर रहते हैं, लेकिन बाकी जो हमारा समूचा पूरा भारत था, इतना विशाल भारत था कि सारे लोगों तक या लोगों का उन तक पहुंचना मुश्किल था। तो ऐसे में लोग अपनी बातचीत जो थे महात्मा गांधी जी से पत्रों के माध्यम से ही करते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय उसका जवाब लिख भी देते थे। वास्तव में बात बड़ी हकीकत है कि जब इसका हम महात्मा गांधी जी की हम जब जीवनी पढ़ते हैं तो उसमें एक उसमें एक बात जो लिखी आती है कि जब उन्हें कहीं से कोई पत्र मिलता था जिसमें कोई सवाल होता था, कोई विचार होता था, राय होती थी, सहायता के लिए लिखा जाता था, तो उसका जवाब उसी समय लिख देते थे। क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये लिखा गया तो कितने समय बाद मुझे मिला है, अगर मैं इसमें विलम्ब कर देता हूँ तो शायद इसमें महीनों लेट हो सकता है। तो ये काम बड़ी अच्छे से करते थे कि जो पत्र उन्हें उस समय मौजूद मिलता था वो उसी समय उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था। देखिए एक रोचक विषय भी है, एक आपको गांधी जी के बारे में जानने का मौका मिल रहा है कि जब उनके लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो बाएं हाथ से भी लिखने जुड़ जाते, यानी कि महात्मा गांधी जी के पास दोनों हाथों से लिखने का तजुर्बा था, उन्हें अनुभव था। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। जैसे कि हम देखते थे उस समय जब आज़ादी के दौर में हम देखते थे कि छोटे छोटे जगह गांव, नगर, शहर में भी लोगों ने आंदोलन में जुटकर अपनी सहभागिता निभाई थी, आंदोलनकारी बने थे। तो अपनी राय विचार करने के लिए जब वो पत्र लिखते थे या जब उनके पास पत्र होता था तो आगे आंदोलन की गतिविधियों के बारे में उन्हें जानकारी मिलती थी। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे, क्योंकि जब वो देखते थे कि जब उनके सवालों का जवाब महात्मा गांधी जी देते थे, जब उनके पास जो पत्र पहुंचता था तो वे बड़े सम्मान के पात्र माने जाते थे कि हमें उस महान व्यक्ति ने हमें क्या करा है, पत्र लिखकर भेजा है। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया, यानी उनकी मौजूदगी क्या है, उनके व्यक्तित्व का उन पर लोगों पर इतना अच्छा प्रभाव था कि उनके लिखे हुए पत्रों को भी फ्रेम में बनाकर, जैसे कि आज देखते हैं हम फ्रेम किससे बनाते हैं, या हमारे ये परिचित होते हैं रिश्तेदार घर के होते हैं उन्हीं के फ्रेम बनाकर रखते हैं, या ऐसे कोई हमारा प्रशस्ति पत्र होता है जो कि सरकार किसी के द्वारा मिला होता है, स्कूल के द्वारा भी मिला होता है, तो हम इसे क्या करते हैं अपने घर में उसको फ्रेम में सजा कर रखते हैं। लेकिन उस समय जब महात्मा गांधी का लिखा पत्र मिलता था तो कई लोग जो थे, कई देशभक्त जो थे, उस एक प्रशस्ति पत्र को बनाकर उनको फ्रेम में रखवा कर रखते ताकि वो देखते रहे और अपनी आज़ादी, अपनी गौरव का महसूस करते रहे। ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जानी कितनी ही किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो हमने देखा कि लिखना या हम प्राचीन समय के बारे में कब बात करें, जब हमें पत्रों के माध्यम से हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह देखिए कितनी ही भाषाओं में, कितने ही देशों ने अपनी अपनी भाषाओं में बहुत सी किताबें लिख चुके हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं, यानी दस्तावेज से मतलब हो गया जैसे आज हमारे घर के दस्तावेज, यानी हमारे घर के कागज़ है,
तो यानी जिससे पता लगता है कि वास्तव में ये घर हमारा, जिसमें हमारा पूरा नाम बाकायदा, हमारे घर की ज़मीन, पूरे कागजात होते हैं। उसी तरह पत्र भी एक दस्तावेज़ था। पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम निराला के पत्र हमको लिखे है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। यानी कई इस नाम से, शीर्षक के नाम से आपको कई पुस्तकें मिलेगी जिसमें पत्रों का लेख है, पत्रों का वर्णन है, यानी उनके द्वारा लिखे गए। जैसे पहला इसमें बात बताई गई है, जैसे बच्चन ने निराला, ये दोनों साहित्यकार हैं, हरिवंश रॉय बच्चन और सुमित्रानंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे ये दोनों महाकवि थे, तो दोनों कवि एक दूसरे को पत्र लिखते थे। इसके बाद दयानंद सरस्वती जो एक बड़े समाज सुधारक हुए थे, तो उन्होंने भी कई सारे जो पुस्तकें लिखी है या उनकी जो पुस्तकें आई थी उनमें कई पत्रों के बारे में भी जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे और पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे। प्रेमचंद जी की बात आती है कि तो हमने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी और कहानियों में सबसे ज़्यादा जो हमारे लेखक जो हमें प्रिय लगते हैं वो है मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी भी इस पत्रों के जरिए अपने विचारों को लिखने में मुस्तैद यानी तैयार रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक होते हैं, जिन्होंने हमारे जनगण मन को लिखा था। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा-जोखा मिलता है। ये कैसा समय था हमारे भारतीय इतिहास में, जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देखें कि उस समय एक बड़ा विश्व युद्ध हुआ था। इसके बाद देखा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन होता है, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन होता है। इसके बाद वो आंदोलन की बागडोर संभालते हैं और देश की आज़ादी की ओर बढ़ते हैं। एक एक आंदोलन जब वो करते जाते हैं, इस बीच कई उनके बीच वार्तालाप होती है पत्रों के माध्यम से। तो उनके कई जो पत्र मिले हैं उनको भी उनका संग्रह प्रकाशित, उनको इकट्ठा किया गया है। तो उस समय जो लोगों की मनोदशा होती थी, क्योंकि जब पत्रों में बातचीत होती थी उससे उस समय लोगों की मानसिकता का पता लगता था कि लोग उस समय क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, लोग किस तरह आज़ादी पाने के लिए तैयार हैं या अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने को भी तैयार होते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। काफ़ी पुराने समय से पत्रों को लिखा गया है। सबसे पहला उदाहरण एक वेद सा मिलता है कि हमने वेदों के बारे में पढ़ा है कि वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, ये सारे। तो इसमें देखा कि वो लिखे गए थे, यानी किसी न किसी पत्र पर लिखे गए थे। तो यानी हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पत्रों को लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। लेकिन ज़्यादा चलन में जिसका मतलब देखें, इसका वास्तविक उद्देश्य देखें तो आज़ादी के बाद ही हुआ माना जाता है, क्योंकि हम देखें इसके बाद हम स्वतंत्र रूप से हुए, हम आज़ाद हुए। इसके बाद ही हमारे साथ हमारा कहीं पर आना जाना आराम से होता है, बिना किसी रोक टोक से। उससे पहले तो अंग्रेज़ों की गुलामी में हमारा जीवन एक ही जगह निकल सा जाता था, हमारा कर्ज चुकाने में। आगे हम बात करें, तमाम सरकारी विभाग की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। सरकारी विभाग की तुलना करें तो गुडविल होती है यानी अच्छी छवि, क्योंकि डाक विभाग ही ऐसा है जो अपने कार्य के लिए तत्पर रहता था, जिसके पास रोज़ाना की बात करते थे, सैकड़ों हज़ारों में डाक पहुंचती थी, यानी चिट्ठियां पहुंचती थी, उसको पहुंचती थी उनके पास, फिर उसको वापस से दूसरे लोगों तक जहां तक उन्हें पहुंचाना जाना है, पहुंचाने का काम है शीघ्रता से किया करते थे। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। आज हम जितना भी देखें कि आज समय बदल सा गया है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी का सहारा है, आज हमारे पास इतने साधन हो चुके हैं कि हमें पत्र के बजाय हम अपने जो संदेश होता है उनको तुरंत आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम देखें तो चिट्ठी पत्रों की हैसियत उसी तरह बरकरार है, क्योंकि हम जो बात फ़ोन पर बोलकर, क्योंकि रिकॉर्डिंग या हम बोले कि SMS जरिए, वो सारे कभी भी स्थायी मान नहीं रह सकते। स्थायी कौन सी चीज़ रहती है? जो हमारे पास लिखित में मौजूद हो। तो वो एक काम करती है हमारे पत्र को। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग हो, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ों के लोग हो, समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की डायरियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो ये वास्तविकता बताता है आज के समय की कि इतना समय टेक्नोलॉजी से बढ़ चुका है, लेकिन इसके बाद भी हम देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास तकनीक की सहायता उनके पास अभी भी
पहुंच नहीं पाई है। उनके पास अभी भी फ़ोन जैसी ज़रूरत सीधे उनके पास टीवी जैसी मूलभूत सुविधाओं में जो आज जुड़ चुकी है हमारे लिए, वो भी उनके पास मौजूद नहीं है। तो ये देखें, ये जो लोग होते हैं अपने पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ऐसे ही लोगों के कारण आज जो है पत्र जैसी शैली हमारे पास जो है वो आज भी जीवित हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खत और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आती है। इसके साथ साथ ही हम ये देखें कि केवल इसकी संख्या हज़ारों में नहीं है, इसकी संख्या करोड़ों में है। क्योंकि इसका जो पत्र हैं, पत्रों के बारे में बात कर रहे थे कि केवल लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य ही नहीं रहा, लोगों के साथ साथ ये अन्य सेवाओं के लिए भी हैं। जैसे कि हमने बात करी थी, विभागों में जब हम पत्र भेजते हैं, चाहे वो माल मंगवाने से हो या किसी को परामर्श देने से हो या किसी से काम करवाने हो, जो सरकार भी जो अपने नए ऑर्डर जारी करती है, सरकार का भी जो नया ऑर्डर होता है वो भी पत्रों के ज़रिए ही पहुँचाया जाता है, तब आपके पास वो पहुँचता है। और इसकी बहुआयामी भूमिका भी हमें नज़र आती है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ चलो शहरों में ये प्रचलन थोड़ा कम सा हो गया, लेकिन गाँवों में या गरीब बस्तियों में भी देखें तो भाई चिट्ठी या मनी ऑर्डर को लेकर बहुत से उत्साहित होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वास्तव में देवदूत रूप में हमें कोई खुशियाँ बांटने आया है। तो ये था हमारा अरविंद कुमार सिंह का लिखा हुआ चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। तो बच्चों, आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी ज़रूर कीजिएगा।